चलिए, पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के तुरंत बाद हिंदुस्तान की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक का खौफ पाकिस्तान में अब तक है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान इस खौफ से उबर नहीं पाया है। इस एयर स्ट्राइक के समय आईएसआई के चीफ रहे असीम मुनरो को पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ पोस्ट से हटाकर दूसरे को आईएसआई चीफ बना दिया, बल्कि घुटनों पर आते ही पाकिस्तानी सेना ने वो काम किया जो अब तक उसने कभी नहीं किया था। जी हां, भारत में आतंकवादी हमला हो सकता है, ऐसा अलर्ट पाकिस्तान की तरफ से भारत को दिया गया है। और पाकिस्तान ने साफ कहा है कि अलकायदा के लोग जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा को निशाना बना सकते हैं। और पाकिस्तान ने यह अलर्ट इसलिए भी हिंदुस्तान को दिया है क्योंकि उसको डर है कि कहीं अमरनाथ यात्रा पर हमले की सूरत में हिंदुस्तानी सेना एक बार फिर से पाकिस्तान में न घुस जाए, वरना पाकिस्तान की जो बची खुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। और इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत को सावधान किया गया है। जी हां, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से खुफिया जानकारी साझा करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला हो सकता है। पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। एयर स्ट्राइक से अब तक खौफ में है पाकिस्तान। बातचीत के रास्ते खोलने के प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। एयर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने पहली बार दिया इनपुट। आतंकवादी घटनाओं को लेकर आगाह कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अपने दोस्तों को छोड़कर दूसरों का ले रहा है नाम। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा को बचा रहा है पाक। अमरनाथ यात्रा पर अलकायदा कर सकता है आतंकी हमला। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अलग थलग कर दिया। इसके जवाब में न सिर्फ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, बल्कि उससे किसी भी मंच पर बात तक नहीं की। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को दूर रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग हो गया। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बार बार अपील के बावजूद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की। इसके बाद अब पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ गया है। इसका परिणाम यह निकला कि जो पाकिस्तान अब तक हिंदुस्तान में खूनी खेल खेलता रहा, उसकी तरफ से आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी जाकिर मूसा की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। इनपुट अलर्ट के बाद जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों को चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस के जवान विशेष रूप से हाईवे पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका को बताया कि दोबारा आईईडी अटैक हो सकता है। सूचना मिलते ही अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। पाकिस्तान ने बताया कि साउथ कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है। ये जगह पुलवामा के आसपास की हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस प्रकार से सुसाइड हमले से सतर्क रहने के लिए भी कहा है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा ऐसा दोष भारत के विरोध में और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए किया गया है। हालांकि इसे पाकिस्तान का डर बताया जा रहा है। बहुत ही, मैं कहूँगा, एक अजीब बात है कि आज पहली बार पाकिस्तान हिंदुस्तान को सिक्योरिटी अलर्ट दे रहा है। बेसिकली इसके पीछे मंशा ये है क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर हर जगह बदनाम हो गया है कि पाकिस्तान ही वो एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और टेररिज्म को एज अ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करता है। और अभी भी आपने देखा जो पीछे अभी जो शंघाई कॉरपोरेशन मीटिंग हुई है और उससे पहले जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज की भी मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही एक शर्म उठानी पड़ी क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है उसके अंदर। इसीलिए अब दूसरा उनको पता है कि अमरनाथ के ऊपर ये इन्हीं की प्लानिंग है, इन्हीं के जो है आईएसआई के थ्रू जो प्लानिंग है वो अमरनाथ के ऊपर मिलिटेंट्स का अटैक करना वो तय है। क्योंकि आपने देखा भी चंद दिन पहले ही एक जो ये खन्ना बल
अच्छाबल रोड जो है, जो इस्तेमाल होती है अमरनाथ यात्रियों के लिए, उसके ऊपर मोटरसाइकिल बोर्न मिलिटेंट्स ने अटैक किया और हमारे 5 सीआरपीएफ के और 1 हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एसएचओ थे वो शहीद हुए। तो ये जो चीज़ है, इसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले अपना एक हिसाब से एक अपने लिए कहते हैं ना एलिबी ढूंढ ली कि जी वो कहेंगे जी हमने तो हिंदुस्तान को पहले बता दिया था, हमने जितनी हमारे को इन्फॉर्मेशन आई। पर ये नहीं दर्शा रहे कि जो कराने वाले वो यही हैं, इसके पीछे प्लानिंग करने वाले वो यही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस अलर्ट को बड़ी चालाकी से दिया है और आतंकी गुटों का नाम न लेते हुए अलकायदा को इसके पीछे बताया। ये उसकी चाल भी हो सकती है कि इसमें कोई डर तो नहीं है पाकिस्तान का, बट बड़ी सोची समझी चाल है पाकिस्तान की, क्योंकि इसने अलकायदा का नाम लिया। आपको पता है अलकायदा का यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वजूद नहीं है और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कोई वजूद है। इन्होंने इसलिए नाम लिया अलकायदा का कि एक वो कहते हैं ना रेड हेरिंग, अंग्रेजी में कहते हैं रेड हेरिंग, इसका मतलब एक सबूतों के ऐसे एक आप चीज छोड़ दीजिए ताकि लोग उस तरफ देखते रहे तो इधर से काम हो जाए। और अपने जो है, जो इनके लश्कर तैयबा है, जो इनका जो असली पाले हुए गुट है इनके हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, इनका नाम नहीं लिया। बेसिकली अटैक होना जो है वो होना इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू है और पाकिस्तान के आईएसआई की देखरेख में होना है। तो इसलिए पाकिस्तान पहले ही अपने लिए एक सेफ चीज मतलब सेफ्टी ढूंढ रहा है और ऐसा एक माहौल बना रहा है ताकि बाद में ये कह सके दुनिया को, देखिए जी हमने तो पहले ही हिंदुस्तान को बता दिया था, अब हिंदुस्तान ने कार्रवाई करनी थी, वो नहीं कर सके। केंद्र में दोबारा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल हुए। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा जमकर उठाया। यहां पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में साथ आना होगा और इसका सफाया करना होगा। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी मौजूद थे और इसका असर अब दिख रहा है जब पाकिस्तान ने खुद पहली बार आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने का अलर्ट भारत से साझा किया है। इसमें पाकिस्तान की दोगली नीति भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठी आईएसआई लगातार भारत में हमलों को प्लान करती रही है और दूसरी ओर इस हमले को लेकर अल-कायदा के नाम को इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत के साथ अपनी दोस्ती को बुझाने का काम भी कर रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का असर पाकिस्तान पर कुछ ऐसे पड़ा कि इमरान खान की कमर टूट गई है। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान के पर कतरते हुए उनके चहेते आईएसआई के चीफ को पद से हटा दिया। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का अलर्ट देने में नाकाम रहे थे। देखिए इस रिपोर्ट को। बालाकोट एयर स्ट्राइक का अब तक दिख रहा है असर। अब आईएसआई चीफ को पाक आर्मी ने लगाया ठिकाने। पाकिस्तानी आर्मी कर रही है इमरान के पर कतरने की कोशिश। 3 साल की जगह सिर्फ 8 माह ही आईएसआई चीफ रहे असीम मुनीर। पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक का बड़ा असर अब तक दिख रहा है। लगातार अधिकारी बदले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इमरान खान तक के फैसले बदले जा रहे हैं और इन सब के बीच बालाकोट में भारत के एयर स्ट्राइक की भनक न लग पाने की वजह से पाकिस्तान की सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया असीम मुनीर की छुट्टी कर दी। नए आईएसआई चीफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद को नियुक्त किया गया है, लेकिन कट्टर माने जाने वाले फैज हमीद को चुना जाना हैरान करने वाला फैसला है। खासतौर पर प्रधानमंत्री इमरान खान के नजदीकी लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पद संभाले हुए अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे, जिनको हटा दिया गया। आमतौर पर आईएसआई के चीफ का कार्यकाल 3 साल का होता है। पहले भी आईएसआई में काम कर चुके फैज हमीद को एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर फैसले की जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कार्यकाल पूरा होने से पहले मुनीर को क्यों हटाया गया। ऐसे में सेना से जुड़े कट्टरपंथी विचारधारा के फैज हमीद को आईएसआई का मुखिया बनाए जाने से साफ है कि उसकी पकड़ पाकिस्तानी सत्ता पर मजबूत है।
बता दें कि पाकिस्तान में आईएसआई के मुखिया का पद खासा ताकतवर माना जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सेना का मौजूदा कदम बालाकोट एयर स्ट्राइक का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। मेरा मानना यह है कि जो अभी नए आईएसआई चीफ बने हैं और जो पुराने आईएसआई चीफ को उन्होंने हटाया है, उनको उन्होंने कोर कमांडर गुजरांवाला भेज दिया है। और आपको पता है गुजरांवाला उनकी स्ट्राइक कोर है, तो मेरे को ये नहीं लगता कि कहीं उनको डिमोट किया है या उनको बालाकोट के एयर स्ट्राइक की वजह से कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी ये पाकिस्तान को, तो इसलिए उनको वहां किया। बेसिकली मेरे को जो ये लगता है कि ये एक पाकिस्तान का जो अपना इंटरनल, जैसे हमारे इधर भी फौज में होता है कि एक जो जनरल इधर उधर ट्रांसफर किए जाते हैं, ये इंटरनल मसला है पाकिस्तान का कि उन्होंने अपने जनरल को वहां से लेके गुजरांवाला दे दिया। अगर ये होता कि उनको बालाकोट के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो वो गुजरांवाला कोर्ट को नहीं मिलता उनको, फिर कहीं और ही उनको भेज देते वहां पे बैठने के लिए। तो इसलिए ये मानना मेरा है कि ये उसके लिए नहीं है, पर ये ऑटोमेटिकली इंटरनल अपना जो है इनका अरेंजमेंट जो है चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक हामिद लंबे समय से आईएसआई में प्रभावशाली रहे। कई कामों में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन वो बेहद कट्टर माने जाते हैं। ऐसे में हामिद को इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि न सिर्फ बालाकोट बल्कि अभिनंदन ने जिस समय पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, उस समय भी आईएसआई फेल साबित हुई थी क्योंकि वो सटीक सूचना नहीं दे पाई थी कि फ्रंटियर बॉर्डर इलाके में इंडियन एयरफोर्स मौजूद थी और उसके पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक फाइटर जेट को मार गिराया गया था। ये जो ऑपरेशन बालाकोट हुआ हमारा, इसमें पाकिस्तान की आईएसआई और टोटल वर्ल्ड जो है वो टोटली फेल हो गई, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था और किसी को ये भी सोच नहीं थी कि हिंदुस्तान जो है इतनी पॉलिटिकल विल दिखाएगा कि वो अपने एयरफोर्स को कहेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके जो मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उसको उड़ाए। और ये जो एक चीज की हिंदुस्तान ने, मैं कहूंगा कि एक बहुत सोची समझी और एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसके अंदर हिंदुस्तान का जो अपना वजूद है वो सारी दुनिया के अंदर एक बहुत ऊंचे कद में चला गया। और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स ने इतने सक्सेसफुल तरीके से ये स्ट्राइक पूरा कैरी आउट किया, ये जो है एक एयरफोर्स को मैं कहूंगा फेदर इन दी कैप है। और उनका एक जितना भी हम प्रशंसा करें वो उनकी कम होगी। अब रहेगी बात आईएसआई को खबर मिलने की। खबर तो इस किसी चीज की, हमारे पूरे ऑपरेशन की खबर नहीं थी किसी को। और मेरे हिसाब से तो इवन कैबिनेट के अंदर पूरा सबको खबर नहीं थी कि क्या आदेश, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की मीटिंग की थी, उसके अंदर उन्होंने आदेश दे दिया था सेना प्रमुख को कि भाई आप देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो सबने अपने अपने प्लान रखे थे और उसके अंदर एयरफोर्स का जो स्ट्राइक का प्लान था वो मंजूर किया गया और उनको गो अहेड मिल गया। तो ये जो खबर है ये ना तो आईएसआई को कानो कान पता लगी, ना ही बाकी यूएसए को या रशिया को या चाइना को पता लगी कि हिंदुस्तान ये करने वाला है। तो इसलिए आईएसआई का ये करना कि भाई ये जो नए चीफ बने, पर मैं क्योंकि इस नजर से देखता हूं कि नए चीफ जो हैं वो इनके काउंटर एस्पनाज के चीफ थे। पहले आईएसआई के अंदर ही काउंटर एस्पनाज थे कि हेड करते थे डिपार्टमेंट। तो इसलिए अगर काउंटर एस्पनाज के डिपार्टमेंट जो हेड करता था उसको आईएसआई चीफ बना दिया, तो मेरे को लगता है एक प्रमोशन है उनके लिए, क्योंकि उनको अंदर की अंदरूनी बातें सारी पता हैं और ये प्रमोशन के तौर पे इनको बनाया है। हालांकि नए आईएसआई चीफ की तैनाती पर सवाल भी खड़े हो गए हैं, खास तौर पर उनकी धार्मिक कट्टरता को लेकर। ऐसे में वो इमरान खान को न सिर्फ कमजोर कर सकते हैं बल्कि भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाकर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। जम्मू से दीपक खजूरिया के साथ दिल्ली से श्रवण शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बेहद ताकतवर मानी जाती है, लेकिन उस पर कब्जा रहता है पाकिस्तानी सेना का और उसमें तैनात होते हैं खास लोग, वो लोग जो पाकिस्तानी सत्ता को चलाते हैं, उसे मदद देते हैं और पाकिस्तान का हौवा बनाए रखते हैं, चाहे वो घरेलू मोर्चा हो या फिर बाहरी मोर्चा। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरीके से काम करती है। दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है आईएसआई। खतरनाक एजेंट से भरपूर आईएसआई देती है खतरनाक मिशन को अंजाम। लेकिन हिंदुस्तान की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से खा जाती है मार।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दुनिया की सबसे पेशेवर एजेंसियों में शुमार की जाती है, लेकिन वो अपने ऑपरेशंस में हमेशा हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से मार खा जाती है। हालांकि उसके काम का अंदाज बिल्कुल जुदा है। देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई जो है उसका मुख्य काम यह है कि सबसे पहले हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एनिमी नंबर 1 है उसका, और उसके खिलाफ ये जो आतंकी और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रप्शंस कैरी आउट करें। एक दूसरा उनका ये है कि दुनिया के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट पाकिस्तान के यही हैं कि उसके पास, पाकिस्तान के पास ना तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है, ना ही और कोई चीज है, पर हाँ एक चीज जरूर है उसके पास कि वो जो मिलिटेंसी है वो एक्सपोर्ट करता है। तो जहां पे भी दुनिया के अंदर कहीं पे भी भेजने हैं ये मिलिटेंट्स वगैरह, ये आईएसआई के अंडर है। तीसरा, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, जो भी कुछ पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, वो सारी बातें आईएसआई के पास है। अब आईएसआई जो है भारत के साथ जितने मिलिटेंट्स ट्रेन हो रहे हैं, मिलिटेंट कैंप में ट्रेन हो रहे हैं, आपने देखा अभी चंद ही दिनों पहले जम्मू के अंदर 4-6 लोग पकड़े गए, जो एक मॉड्यूल था, स्पाई मॉड्यूल था, वो आईएसआई के कर्नल आरिफ के अंडर पूरा का पूरा काम कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये आईएसआई कराता है। दूसरा, आपने देखा कि जो मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश हुए, और जो तालिबान को भी जब ट्रेन करना था तो तालिबान को भी ट्रेन करने वाला आईएसआई ही है। और आईएसआई के जो इनके पहले चीफ होते थे हमीद गुल, उनको कहते थे फादर ऑफ तालिबान, ताकि तालिबान को बनाने वाले वो थे। तो आईएसआई का काम ही ये है कि किस तरीके से सबवर्जन, किस तरीके से मिलिटेंट्स को भेजना, किस तरीके से एक केओस क्रिएट करना हिंदुस्तान के अंदर, ये उसका मकसद है। हालांकि आईएसआई वही करती है जिसका उसे पाकिस्तानी सेना से आदेश मिलता है, क्योंकि आईएसआई का चीफ सिर्फ सेना के अफसर को बनाया जाता है। हालांकि अब तक आईएसआई के चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का नजदीकी माना जाता था, लेकिन वो खुद सेना के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में सिर्फ 8 महीने के अंदर मुनीर को हटाया जाना इमरान खान की सत्ता पर ढीली पकड़ को दिखाता है। पाकिस्तानी सेना का इतिहास रहा है कि वो लोकतांत्रिक सरकारों को अवध्वस्त करती रही है। चूंकि इस बार इमरान खुद सेना के हाथों की कठपुतली है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सेना उन्हें हटाकर अपने दामन पर एक और दाग लगाएगी, या अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर इमरान खान को पूरी तरह से पंगु बना देगी। देखिए, पीछे जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद हुए, आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जिन्ना साहब के बाद अयूब खान जी ने मार्शल लॉ करके और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, कू किया। उसी हिसाब से आगे जियाउल हक और आगे फिर परवेज मुशर्रफ वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं, ये आर्मी जनरल जो हैं, ये सारे के सारे कू करके बैठे हैं। पर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान का एक जो इज्जत मान है नहीं, क्योंकि सारे कहते हैं भाई ये तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है इसके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस बारी बाजवा साहब ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया। उन्होंने कहा जी सिविलियन गवर्नमेंट बना देते हैं, एक ऐसा सिविलियन पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठाएंगे हम उधर कि जो हमारे कहने पे नक्शे कदम पे चलेगा और उसके बिना कुछ करेगा नहीं। और वो उन्होंने इमरान खान जी को पहले ही, क्योंकि ये तय था कि इमरान खान जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनको जिताया और उनको कुर्सी पे बिठा दिया। अब जो बातें इन्होंने करवानी है, फौज ने अपने तरीके से जो भी बात करानी है, आप देखिए करतारपुर कॉरिडोर का जो बात हुई, वो इमरान खान ने अनाउंसमेंट नहीं की, पर जनरल बाजवा ने अनाउंसमेंट की। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता यही है कि कंट्रोल जो है वो जनरल बाजवा के पास है और इमरान खान एक कठपुतली की तरह ही बैठे हैं। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान फौज इस कठपुतली को हटा के अपने आप अपना जो एक उन्होंने नकाब डाला हुआ है, क्या अपना असली चेहरा दिखाएंगे सारी दुनिया को? मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान जो फौज है और आईएसआई जो है वो बिहाइंड द सीन्स ही चलेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर मिलिट्री कू हो जाता है तो उसको जो चंद पैसे मिल रहे हैं आईएमएफ से या सऊदी अरेबिया से या कहीं से, वो भी बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि ऐसी एक स्थिति बने
जिसके अंदर वो मिलिट्री को कहे जी ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, इसलिए इसको एड बंद कर दो। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बना रहे इमरान खान जी, और उसको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे जैसे अपने डायरेक्शंस के ऊपर। आईएसआई का मुख्य काम पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करना है, लेकिन पाकिस्तानी सेना आईएसआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार को अपनी मुट्ठी में करने और भारत के खिलाफ ही करती है। दीपक खजूरिया के साथ सुमन शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो भले ही पाकिस्तानी सेना नए नए पैतरे आजमा रही हो और हिंदुस्तान को भ्रमित करने और चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना के आगे पाकिस्तानी सेना कहीं ठहरती नहीं। इस रिपोर्ट को आप देखिए कि दोनों देशों में मिलिट्री पावर क्या है, किसकी ताकत कितनी है। ज्यादा है भारत का रक्षा बजट। भारत के 58 अरब डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का बजट 11 अरब डॉलर। भारत के पास 14 लाख सैनिक तो पाकिस्तान के पास 6.53 लाख सैनिक। पाकिस्तान लगातार बढ़ा रहा है अपना रक्षा बजट, तो हिंदुस्तान भी आगे। ये तो रही ऊपरी तौर पर रक्षा बजट और सैनिकों की संख्या की बात, लेकिन अब मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास बेहद खतरनाक मिसाइलें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 9 प्रकार की खतरनाक मिसाइलों का भंडार है। आकाश, अग्नि और ब्रह्मोस में है अकूत ताकत। अग्नि 3 करती है 5000 किलोमीटर तक हमला। भारतीय मिसाइलों की जद में है पूरा पाकिस्तान। तो चीन की मदद से पाकिस्तान ने भी बनाए हैं मिसाइल। पाकिस्तान के पास शाहीन 2 जैसे खतरनाक हथियार। हिंदुस्तान में घुसकर 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है शाहीन 2। लेकिन शाहीन 2 की गांठ है हिंदुस्तान के पास। और अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास करीब 150 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो उनके जरिए हमला नहीं बोल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कम से कम 5 जगहों पर टुकड़ों के तौर पर रखे गए हैं और भारत उनके इस्तेमाल तक का समय नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के सभी परमाणु हथियार भारत की रेंज में हैं। वहीं भारत के पास करीब 140 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार हैं और हमले में सक्षम हैं। अगर हिंदुस्तान ने एक भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान का तबाह होना तय है। वहीं अगर थल सेना की बात करें तो हिंदुस्तान के पास 3565 युद्धक टैंक, 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 336 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर और 9719 आर्टिलरी व्हीकल हैं। पाकिस्तान के पास 2496 टैंक, 1605 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर और सिर्फ 4472 आर्टिलरी गन है, जिसमें 375 हवित्जर भी शामिल है। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स में 1.27 लाख सैनिकों का मजबूत दस्ता है। इंडियन एयरफोर्स के पास 814 फाइटर जेट तो पाकिस्तान के पास 425। वहीं नेवी की बात करें तो हिंदुस्तान अपने दुश्मन पाकिस्तान पर पूरी तरह से भारी है। भारत की नौसेना के पास 67,700 नौसैनिक, इंडियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बी मौजूद है, 15 विध्वंसक, 13 युद्धपोत, 106 पेट्रोल कोस्टल कॉम्बैट पोत भी शामिल। नेवी के पास 75 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 युद्धपोत, 8 पनडुब्बी ही मौजूद है। 17 पेट्रोलिंग बोट और 8 एयरक्राफ्ट के सहारे करेगा हिंदुस्तान का सामना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी अगर आमने सामने होती है तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि हिंदुस्तान की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं टिक सकती। ऐसे में इमरान खान अगर हिंदुस्तान का सामना करने की बात कह रहे हैं तो ये किसी सुसाइडल मिशन से कम नहीं। जम्मू से दीपक खजूरिया के साथ दिल्ली से श्रवण शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।